मॉर्निंग। आज हम हिंदी का पाठ दूसरा मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग, जो हमें अपने जीवन के बारे में बताती है। वह अपने जीवन के साथ साथ दूसरी औरतों के जीवन में के बारे में भी बताती है। अपनी नानी की जिंदगी के बारे में, अपनी माँ के जीवन के बारे में बताती है। सबसे पहले वो अपनी नानी के जीवन के बारे में बताती है। उन्होंने कभी अपनी नानी को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपनी माँ से नानी के बारे में इतना कुछ सुन रखा है कि वो अपनी नानी को अच्छी तरह से जान गई हैं। लेखिका बताती है कि उनकी जो नानी है वो बहुत पारंपरिक विचारों वाली, अनपढ़, पर्दानशी मतलब पर्दा रखने वाली, मुंह के आगे पर्दा रखने वाली हैं। उनके पति, उसकी नानी के पति अर्थात लेखिका के नाना, शादी के बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। लेकिन उनके वापस लौटने के बाद लेखिका की नानी की जिंदगी पर उनके रीति रिवाजों का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जीनी शुरू कर दी। उसके बाद जब उनकी नानी अचानक ही एक दिन बीमार हुई तो उन्हें अपनी बेटी के विवाह की चिंता होने लगी। वह कहने लगी कि मैंने अपनी बेटी का विवाह करना है। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे आपके एक दोस्त से मिलना है जिसका नाम है प्यारेलाल शर्मा। उनसे मिलना है, उनसे बैठकर कुछ बातें करनी है। उनकी यह बात सुनकर सभी दंग रह गए, हैरान रह गए। सभी व्यक्तियों को यह लगा कि यह उनसे क्या बात करना चाहती होंगी। लेकिन जब उन्होंने बात की तो पता चला कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटी के विवाह के लिए वर तलाशना चाहती थी। और वह यह चाहती थी कि मेरी बेटी का जो वर है वो एक देशभक्त होना चाहिए, विलायती नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने पति के दोस्त से यह वादा लिया कि मेरे मरने के बाद आप ही मेरी बेटी का वर तलाशेंगे, जो उन्होंने पूरा किया। प्यारेलाल शर्मा ने जो वादा पूरा किया। लेखिका बताती है कि खैर इसी तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हो गई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका बताती है कि मेरी माँ की शादी ऐसे इंसान से हो गई, ऐसे लड़के से हो गई जो देशभक्त था, इसीलिए उसे ICS के इम्तिहान में नहीं बैठने दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धैला एक नहीं था। वो कहती है कि उसके पास, जिससे मेरी माँ की शादी हुई थी, मतलब मेरे पिता के पास कोई पुश्तैनी पैसा नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। उन्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती, क्योंकि उन्हें साड़ी बांधने का आभास नहीं था, इसलिए खादी की साड़ी उन्हें बहुत भारी लगती थी। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती। वह कोशिश करती कि उन्हें खादी की साड़ी पहननी आ जाए। वह हमेशा अभ्यास करती रहती थी कि उन्हें लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े कि इनकी बहू को साड़ी नहीं बांधनी आती। लेकिन फिर भी मेरी दादी और मेरे पिता ने कभी उनकी बेइज्जती नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहले यही कि हिंदुस्तान के तमाम
वांशिदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। अभिभूत मतलब परिचित थे। उसके ससुराल वाले मतलब मेरे पिता और दादी और बाकी परिवार के लोग भी साहबों से खासे परिचित थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी माँ के पिता अर्थात मेरे जो नाना हैं वो साहबों से परिचित हैं और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। तो वह मेरे नाना से डरते थे कि वो अंग्रेज लगते हैं, अगर हमने अपनी बहू को कुछ कहा तो यह हमारी शिकायत अपने पिता से कर देगी। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। इस तरह से मेरी माँ की जिंदगी गुजरती रही। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। दूसरी वजह मेरे पिता और मेरी दादी की उन्हें ना डांटने की दूसरी वजह उनकी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। मतलब उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वह बहुत ज्यादा ईमानदार थी, वह किसी से नहीं डरती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। उनसे कोई हट करवाकर कोई काम नहीं करवा सकता था। वह अपनी मर्जी से हर कार्य करती थी। हर फैसले में उनकी राय ली जाती थी। उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। उनकी हर सलाह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। लेखिका बताती है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते हुए सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, कि हम जिसका काम है उसी से नहीं करवाया करते, हम उनकी मदद कर दिया करते हैं। बचपन में मुझे इस जुमेले का भावार्थ समझ आ गया था, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी परवरिश सिर्फ माँ के हाथ में ही नहीं थी, घर के सभी सदस्य ही हमारी परवरिश करते थे। पर ठोस काम करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। मतलब वो काम तो करना चाहती थी, लेकिन वह अपनी मर्जी से काम करना चाहती थी। उनमें भी आजादी का जुनून भरपूर था। अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए। वह अपनी जिंदगी अपनी आजादी से जीना चाहती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमें हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। उन्होंने हमें भारतीय नारी की तरह कोई सीख नहीं दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वह मेरी माँ बीमार रहती थी, लेकिन उनका घर का काम करने की यही एक वजह नहीं थी। वह ये सारे काम करना ही नहीं चाहती थी। वे सिर्फ किताबों में मस्त रहती थी, किताबें पढ़ना जानती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए, जिसकी वजह से मेरे पिता ने कभी अपनी पत्नी को अर्थात मेरी माँ को कुछ नहीं कहा, ना ही मेरी दादी ने कुछ कहा। उनमें दो खूबियां थी। मेरी माँ में दो खूबियां थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। मतलब एक की बताई हुई बात दूसरे को नहीं बताती थी। पहले के कारण वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए उन्हें घर में आदर मिला हुआ था। घर में सभी उनका आदर करते थे। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, और जो दूसरा उनमें गुण था, एक की बात
एक की गोपनीय बात दूसरे को नहीं बताती थी। इसकी वजह से उन्हें समाज में आदर मिला हुआ था। बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब हमारा संयुक्त परिवार होते हुए भी हमें अपने विचार रखने की परमिशन थी, निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब हमने लिखना शुरू कर दिया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। मेरी माँ और नानी की तरह ही मेरी एक परदादी, जो अपने कतार से बाहर चलने का शौक था, जिन्हें अपने कतार से बाहर चलने का मतलब कुछ नया करने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी जो वो पहनती थी, अगर उनसे दो से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। वह अपने पास ज्यादा कपड़े नहीं रखती थी। इसके साथ ही उनकी विचारों का हमें तब पता चला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। उन्होंने पोते की जगह उन्होंने परपोती को भगवान से मांगा। वो यह चाहती थी कि पहली संतान, मेरी माँ की पहली संतान बेटी ही हो। उन्होंने यह बात सिर्फ अपने और भगवान के बीच में ही नहीं रखी, बल्कि सबको उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। तो सभी लोग यह बात सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि हर स्त्री का यह सपना होता है कि उसकी पहली संतान बेटा ही हो। लेकिन मेरी परदादी ने मेरी माँ के लिए बेटी को मांगकर हम सबको हैरान कर दिया, सभी लोगों को हैरान कर दिया था। ऐसा नहीं था कि हमारी घर में कोई बेटी नहीं थी, बेटियां थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी परदादी ने बेटी को ही मांगा। हुआ यूं था कि मेरी परदादी की इच्छा के साथ साथ मेरी माँ ने भी भगवान से अपनी पहली संतान बेटी ही मांगी। और सभी जानते थे कि मेरी माँ भगवान की बहुत पूजा करती थी। सब लोग यह मानते थे कि भगवान मेरी माँ की सारी बातें मानते हैं, और यही हुआ। भगवान ने मेरी माँ की मन्नत पूरी की। पहली संतान मेरी माँ की बेटी ही हुई, और एक के बाद एक फिर 5 बेटियां पैदा हुई। मेरी माँ की इच्छा पूरी हो चुकी थी। मेरी माँ ने तो भगवान क्या चोरों का भी दिल बदल दिया। एक बार हमारे घर के सभी मर्द किसी शादी में गए हुए थे और घर की सभी औरतें नाच गाना गा रही थी। शोर की वजह से मेरी माँ अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी वहां एक चोर आ गया। चोर की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। माँ ने इत्मीनान से पूछा, कौन? तो चोर ने उत्तर दिया कि मैं चोर। माँ ने उसे कहा, पानी पिला। चोर ने झिझक कर कहा, जी मैं आपको कैसे पानी पिला सकता हूँ। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था, पानी वाला लोटा खाली था। उन्होंने चोर से कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भरकर ला। चोर हैरान था कि यह मुझे पानी लाने के लिए क्यों कह रही है, लेकिन माँ ने चोर से प्रार्थना की कि प्यासे को पानी पिला। तो चोर क्या ना करता, वह पानी लेने के लिए चला गया। जब वह पानी लेकर आया तो आधा लोटा माँ ने खुद पीकर आधा लोटा उसे पिला दिया।
तब माँ ने उसे कहा कि एक ही लोटे से पानी पिया हुआ, इस हिसाब से तू मेरा बेटा हुआ। अब देख, तूने चोरी करनी है या खेती करनी है। चोर समझ चुका था कि यह मुझे बदलना चाहती है। उसने खेती करना शुरू कर दिया। मैंने भी उस चोर को देखा है। अब भी वो लड़खड़ाता बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अब वो खेती कर रहा है। वो भला मानस बन चुका है। माँ की तरह मेरे भी मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है 15 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद हुआ था, या यूं कहिए जब देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब मैं बहुत बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड, खांसा, जानलेवा रोग चला हुआ था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में जाने की इजाजत नहीं दी। डॉक्टर की बात को मैं भी जुठला नहीं सकती थी। उस समय मैं केवल 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहल जाती। डॉक्टर के सामने मैंने बहुत तर्क दिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तंग आकर मेरे पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा दिया और पढ़ने के लिए कहा। मुझे पढ़ने का वैसे ही बहुत ज्यादा शौक था, तो मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, तब मेरा रोना बंद हो गया और मैं भूल चुकी थी कि मुझे कहीं जाना था। उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, वो मुझे आज भी याद है। वो मुझे पहली बार उपन्यास पढ़ने से ही समझ आ गया था। उस उपन्यास में मैंने बहुत सी कहानियां पढ़ी, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां मैंने उस उपन्यास में पढ़ी। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। हमारे मन में कभी भी यह नहीं आया कि हम लड़कियां हैं। माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किया। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मानी गई थी वह मैं नहीं थी। लेखिका अपने बारे में बता रही है कि जिस लड़की के लिए मेरी परदादी ने मन्नतें मांगी थी वो मैं नहीं थी, मेरी बड़ी बहन, जिसका नाम था मंजुल भगत। उसका घर का नाम था रानी। और दूसरे नंबर पर लेखिका खुद का नाम बताती है कि दूसरे नंबर पर मैं थी। मेरा घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला था। मैंने भी उपन्यास कहानियां मृदुला गर्ग के नाम से ही लिखी थी। तीसरी बहन, उसका घर का नाम गौरी था और बाहर का नाम चित्रा था। वह कुछ नहीं लिखती थी। वह कहती थी कि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए, सारे ही लिखेंगे तो हमें पढ़ेगा कौन। चौथी बहन का एक ही नाम था रेणु और 5वीं बहन का भी एक ही नाम था अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। सबसे छोटी बहन व अचला व भाई राजीव फिर से लिखने लगे। हम चारों, मैं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत, अचला व राजीव, चारों लिखते थे और खानदान के सभी लोग हमें पढ़ते थे। हमारी जो 2 बहनें नहीं लिखती थी वे हमसे भी आगे थी। वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। मेरी बहन रेणु जो अपनी छोटी बहन अचला के साथ स्कूल में पढ़ती थी और उसकी यह जिद रहती थी कि दोपहरी में वह स्कूल से पैदल ही आएगी। जब पिताजी उन दोनों के लिए स्कूल में गाड़ी भेजते थे तो वह गाड़ी में न बैठकर पैदल ही रास्ता तय करती थी। उसका कहना था कि यह सामंत शाही का प्रतीक है।
जो उस समय शायद था। वह सोचती थी कि हमें पैदल ही चलना चाहिए। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुटते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में धीरे धीरे। एक बहन तो गाड़ी में चली आ रही है और दूसरी बहन पीछे पसीने में भीगती हुई धीरे धीरे चली आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमिया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसकी इज्जत, उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसने यह भी ठान लिया था, जैसे तैसे उसने स्कूल की परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन वह सोचती थी कि पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। उसने घर वालों को भी कह दिया था कि बीए की परीक्षा मैं तभी दूंगी, बीए का इम्तिहान मैं तभी दूंगी जब मुझे कोई यह बताएगा कि बीए करने से क्या फायदा है। तब उसके प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया था, लेकिन फिर अंत में पिताजी ने उसे बीए करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने बीए तो की, लेकिन सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। वही कुछ एक अंक लेकर पास हो गई थी। उसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वो कुछ बातें ऐसी कर जाती थी जिसे सुनकर हंसी आ जाती थी। ऐसा लगता था कि वह मजाक कर रही है। वह लोगों को बिना मेहनत किए हंसा देती थी। आज भी कोई उसे कुछ भेंट करता है, कोई इत्र भेंट करता है, तो वह कहती है नहीं चाहिए मुझे, मैं तो नहाती हूँ। वो ऐसी हंसाने वाली कई बातें कर देती थी। और तीसरे नंबर पर मेरी जो बहन थी उसका नाम था चित्रा। वह कॉलेज तो पढ़ने जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी उसे औरों को पढ़ाने में रहती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों के अंक ज्यादा आते थे। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में एक लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि मैंने शादी इसी से ही करनी है। तो उसने बताया कि मैंने पहली मुलाकात में ही उस लड़के को यह बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो कर कर ही दिखाती हूँ। हमारी सभी बहनों की यह खासियत थी कि जो हम सोचते हैं वही करते हैं। हम में से सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। मतलब वो अपने पिताजी के द्वारा कही हुई सारी बातों को मान लेती थी। उसने पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। उसके आगे वो उनकी परंपराओं पर नहीं चली। घर बार में मन ज्यादा नहीं लगा और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। अर्थात उसने भी लिखना शुरू कर दिया। लेखिका अपने बारे में बताती है कि शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग ग्रुपों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। मैंने अपनी मर्जी की ही जिंदगी जी और अंत में उनकी साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। वहां से आने के बाद कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन वहां पढ़ाने के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तो मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ स्कूल खुलवाऊंगी। मैंने वहां लोगों से राय ली, लोगों से कहा कि वहां स्कूल खोला जाए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ स्कूल खोलकर ही दम लूंगी। मैंने वहां खुद ही स्कूल खोल लिया। मैंने सोच लिया था कि मैं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ ये 3 भाषाएं खुद ही पढ़ाना शुरू कर दूंगी। मैंने वहां प्राइमरी स्कूल खोला
और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह मेरा व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। मैंने अपनी मर्जी से अपनी बहुत सारी जिंदगी जी और अपने जिद्दीपन से मैंने काफी सारे कार्य ऐसे कर दिखाए जब लोग मेरे खिलाफ थे। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई, तो मेरी बहन दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसे हमने वहां दिल्ली के सड़कों पर बहुत सारा पानी था, तो उसे हमने स्कूल जाने से मना कर दिया क्योंकि उसकी स्कूल बस भी नहीं आई थी। लेकिन वो अपने इरादों पर अडिग थी। सबको पता था कि इतनी बारिश, 9 इंच की बारिश में स्कूल कहाँ खुले होंगे। सब पड़ोसियों ने, सब लोगों ने उसे स्कूल जाने से मना किया, लेकिन फिर भी उसने ठान रखा था कि मैं अपना काम करूंगी। वह स्कूल गई। उसने वहां जाकर देखा कि स्कूल बंद है। तब उसे चैन आया कि स्कूल बंद है। वह घर वापस आ गई। तब सबने उससे बोला कि अब तुम्हें पता चला है कि स्कूल बंद था तो वापस आ गई हो। तो उसने उत्तर दिया, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इससे आपको क्या लेना। सोचती हूँ वह दिन उसे कैसा लगा होगा, कैसे उसे अनुभव हुआ होगा। इस तरह से लेखिका अपना अनुभव बता रही है कि हमने अपनी जिंदगी बिना किसी प्रभाव के अपनी मर्जी से जी है। अंत में लेखिका कहती है कि मुझे अकेलेपन का ही मजा है, अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। धन्यवाद।